तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 3, नाम है मैट्रिसेस। ओके, तो मैट्रिसेस होती क्या है सबसे पहले, ठीक है। मैट्रिसेस क्या है, जस्ट तो ये समझ, कुछ एलिमेंट थे तेरे पास, उनको ना रेक्टेंगुलर वे में अरेंज कर दिया। जैसे मान लिया ये एलिमेंट दिए गए हों 2 3 4 5 10 12, कुछ भी दे सकता था, तो इनको ऐसे लिख दिया 2 3 4 फिर 5 10 12 और एक ये ब्रैकेट लगा दी। इसी को क्या बोलते हैं एक्चुअल में? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स, ओके। मैट्रिक्स सिंगल है तो मैट्रिक्स भी लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है मैट्रिक्स? कुछ नहीं है, जस्ट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की। जस्ट ऐसे लिख दिया जैसे कि, और जो ये जो आएगी ना, इसको बोलेंगे, जो इस साइड में है ना ये रो होती हैं, जो वर्टिकल हैं वो कॉलम होते हैं। तो जैसे ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है, ठीक है। ये जो पूरा है जैसे हमारा, ये क्या हमारा फर्स्ट कॉलम है, कॉलम है, ओके। ये फिर सेम वे में सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम, ठीक है। ये रो होती है, ये कॉलम होते हैं मैट्रिक्स के। इसमें और कुछ नहीं है। मैट्रिक्स क्या है? कुछ एलिमेंट्स की ना रिप्रेजेंटेशन है रेक्टेंगुलर वे में, बस ये है, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो अब हम ना मैट्रिक्स की डिफरेंट ना प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ज़्यादा इसमें और बेसिक डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कुछ ना कुछ इससे काम में लाने की चीज़ें सीखते हैं, ओके। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक है सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? इफ़ ए मैट्रिक्स हैज एम रोज हैं, एम नंबर ऑफ रोज हैं, ऐसा सोच सकती है, ठीक है। एम नंबर ऑफ रोज हैं एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज एम क्रॉस, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ रो हैं इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर देनी है। ये नोटेशन ही ऐसी है, एम क्रॉस एन। क्रॉस इसको ना कि मल्टीप्लिकेशन सोचना। जैसे कि हमारी ये ऊपर वाली मैट्रिक्स थी, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी थी? 2, कॉलम कितने थे? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। समझ में आया? तो ये है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। कोई डाउट? उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे मैट्रिक्स में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे मैट्रिक्स में? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? जैसे ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? 6 है ना एक्चुअल में, और 2 की और 3 की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी? 6। तो यानी कि किसी मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने ना, कितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, जस्ट ऑर्डर आपको दे दिया जाए। अगर सेम ये मैट्रिक्स ऊपर वाले ही होती, इफ़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू mn, ठीक है। यानी कि उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी आएंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो हमने मैट्रिक्स
पता चल गई कि होती क्या है। फिर ये पता चल गए कि ये वाली जो हॉरिजेंटल जो चीज़ें हैं वो रो होती हैं, वर्टिकल वाली जो एलिमेंट एक साथ आते हैं उनको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, लिखने ये ऐसे ही होते हैं, एक के नीचे एक, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ लिख दिया फिर एक यहाँ बीच में, कोई किधर फिर रेक्टेंगल बनाओ, नहीं, ये मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे स्पेस करके लिखने होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर पता चल गया, और क्या पता चल गया हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल गए किसी मैट्रिक्स में कि क्या होंगे। ओके, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स की, है ना। जैसे हमने फंक्शन देखे थे, फंक्शन के बाद ऐसा नहीं देखा था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, फिर देखा था कि और कौन सा देखा था, स्क्वायर फंक्शन, काफ़ी सारे फंक्शन थे वहाँ पे। एक वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था, है ना। तो उनके पास क्या थी, एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे भी कुछ मैट्रिक्स हैं जिनको हम नाम दे देंगे कि अगर इस टाइप की मैट्रिक्स है ना तो वो ये मैट्रिक्स होगी, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, टाइप ऑफ मैट्रिसेस सबसे पहले है जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलम ही होने चाहिए उसमें। ठीक है, क्या होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक्चुअल में जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो, रो चाहे कितने भी हों, जस्ट क्या होना चाहिए, एक कॉलम, यानी कि इस टाइप की, जैसे 1 2 3 4, या एक कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखें ना, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, एक ही तो कॉलम है, और रो कितनी है, ये एक रो का काम करेगी, ये एक रो का काम, ये एक रो का काम, ये रो, कितनी रो हैं, 5 है कि नहीं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, हाँ, एम के है 5 और एन 1, तो 5 क्रॉस 1। कोई भी मैट्रिक्स इस टाइप की जिसका ऑर्डर कुछ भी इस टाइप का हो, एन क्रॉस 1 टाइप का हो, या अन्यू कह ले, एम कह ले, पहले वाले को एम क्रॉस 1 टाइप का हो, तो वो जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि एक मैट्रिक्स इज said to be column matrix if it has only one column। ठीक है, जैसे कि जब भी कोई कह देना कॉलम मैट्रिक्स है तो तुरंत समझ जाना चाहिए इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, सेकंड, फिर एक है रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स भी नाम से पता चला जिसमें एक ही रो हो, ये एग्जांपल था इसका कॉलम मैट्रिक्स का। ओके, तो नाम से पता चला जिसमें केवल एक ही रो हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं लिख दूँ इस टाइप से 1 2 3 4, और भी लिख सकता हूँ जितने रो, मतलब कि ये ऐसे कितने भी लंबी जा सकती है लेकिन नीचे नहीं जाएगी रो के केस में, यानी कि रो सिर्फ एक ही रहेगी। कॉलम जैसे इसमें 1 2 3 4 कॉलम है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं 1 2 3 4 है, मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता था 12 11 12 3 4, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। कॉलम कितने इसमें 4, ठीक है, तो कॉलम कितने इसमें 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता कितना होएगा, 1 गुणा 4। ये ध्यान रखना, रो पहले आएगी कॉलम बाद में आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है जस्ट क्रॉस, वरना तो फिर कोई कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा कि एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखो, तो कोई तो फिर ऐसे लिख देगा 2 रो 3 कॉलम, कोई 3 रो 2 कॉलम लिख देगा। इसलिए ध्यान रखना, सबसे पहले रो जितनी भी हैं क्रॉस में कॉलम, बाद में कॉलम आएंगे। ठीक है, तो सेम वे में लिख लेना इसकी डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। ठीक है, उसके बाद फिर आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर कौन आती है,
स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स अब नाम से ही पता चल रहा है, रेक्टेंगुलर ना हो के स्क्वायर के जैसी हो, है ना। अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर मान लिया ये मैट्रिक्स है, इसको कई बार ना ऐसे नोटेशन से मैं लिख दूँ ना, इसका मतलब है ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, या m×n भी बोल देते हैं, जो भी, ठीक है, m×n है। अगर इसमें m किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रो को, n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को। अगर m इज इक्वल टू n हो जाए, m इज इक्वल टू n हो जाए, तो फिर जो ये मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि जितनी रो उतने ही कॉलम, तो देखने से ही पता चल रहा ना स्क्वायर टाइप की बनेगी, 1 2 3 4 जैसे। ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, समझ में आ गया ना। तो ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल कौन सा होता है, ये वाला है ना। जैसे रेक्टेंगल वगैरह में हमें पता है ना स्क्वायर में डायगोनल कौन सा होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है। एक्चुअल में एक मैट्रिक्स ले ली, जैसे मैंने ऐसे 1 0 0, एक और ले लेता हूँ यहाँ पे भी 0, जैसे 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0, कुछ भी लिख सकता हूँ, -1। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल पे ही एलिमेंट नॉन जीरो हों, बाकी सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हों, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, डेफिनेशन मैथ में दे रखी है, लिख लिए ना एक बार क्या होती हैं, मैंने जस्ट समझा दिए तुम्हें। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, जिस सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, बाकी सबको क्या होना पड़ेगा, जीरो। डायगोनल पे भी एक आध जीरो हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि डायगोनल के आउटसाइड के जो एलिमेंट है वो पक्का जीरो होने चाहिए। समझ में आए। और एक बात और, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा मिलेगी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal if all elements, all non-diagonal element are zero। नॉन डायगोनल का मतलब जो डायगोनल पे नहीं है वो जीरो होने चाहिए। डायगोनल वाले कुछ भी हो सकते हैं, उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई। दो चीज़ नोट करनी है, एक तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये दो तीन चीज़ें थी, क्योंकि अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स है ना, उसमें डायगोनल ढूंढना मुश्किल है। जैसे यहाँ मैट्रिक्स के केस में 1 2 3 4 5 6, तो डायगोनल क्या बनाएंगे, 1 5 पे ले जाके थोड़ा नहीं ख़त्म कर देंगे, या 1 2 6 ऐसे कोई डायगोनल नहीं बनाना। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी ही होगी, प्लस जो डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। डायगोनल वाले भी जीरो हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 0 0 0 सारे ही जीरो लिख दूँ मैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था इसका, 4 गुना 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 गुना 2। रो कितनी है इसमें, 2 गुना 2। हाँ, और इसका समझा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स थी। ठीक है, यानी कि जो मैट्रिक्स थी उसका स्क्वायर मैट्रिक्स एक पार्ट थी, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर का सब पार्ट है, कि हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल के अलावा एलिमेंट नॉन जीरो हो जाए। फिर आती है एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए
डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स डायगोनल तो होनी ही चाहिए, यानी कि कहने का मतलब उसके जो एलिमेंट है नॉन डायगोनल वाले क्या होने चाहिए, जीरो है। ये डायगोनल मैट्रिक्स बोलते ही ये डेफिनेशन ऑटोमेटिक आ गई इसमें कि हाँ स्क्वायर है और एलिमेंट नॉन जीरो, सॉरी जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये डायगोनल एलिमेंट विच हैज ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम, ये कह ले इक्वल है। अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल है ना तो फिर वो मैट्रिक्स कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इस केस में डायगोनल एलिमेंट इक्वल नहीं थे तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन इस टाइप की कोई, जैसे √3 ले लिया, फिर यहाँ पे भी √3 ले लिया, √3 ले लिया, मतलब एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 0 0 0, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। समझ में आया, ये क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत। फिर एक आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स ही है ये भी, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये आ जाती है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है ना वो सारे क्या होने चाहिए, 1 1 1 होने चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसे ये 3×3 की क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3×3 की क्या थी, एक स्केलर मैट्रिक्स। तो यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब ये स्केलर तो है ही ना, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हैं। ए स्केलर मैट्रिक्स विच हैज ऑल, स्केलर मैट्रिक्स विच हैज ऑल डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1। अब स्केलर बोल दिया तो डायगोनल एलिमेंट सेम तो हैं ही, लेकिन वो किसके इक्वल होने चाहिए, 1 के इक्वल होने चाहिए। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और है वो यहीं पे लिख देता हूँ, जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है। उसमें क्या होगा, सारी की सारी एंट्री जीरो हों। जैसे ये 0 0 0 0, ये 2×2 की एक जीरो मैट्रिक्स है ना। अब देख जो जीरो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। एक्चुअल में स्क्वायर होने की कोई ज़रूरी नहीं, ये लिख दो ना मैं 0 0 0, तो ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। जीरो का मतलब सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। लेकिन जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, डायगोनल हैं, स्केलर हैं और आइडेंटिटी, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में एग्जिस्ट करें। अगर रेक्टेंगुलर होते तो फिर कहाँ 1 लिखता मैं नेक्स्ट, है ना, 1 1, फिर ये बच जाता है, या 1 1 1, ये तो फिर डायगोनल पे नहीं आए। तो ये थी मैट्रिक्स की कुछ टाइप के बारे में, ठीक है। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज पे ही चलते हैं। अगर वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं वहीं तुम्हें बता दूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जैसे वर्ड क्या है, इन मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए, क्या एंट्री है 2 35 √3, और क्या है 5 ओके, ये मैट्रिक्स दे दी उसने। और पूछा क्या है फिर, पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, ओके, वो पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या है ऑर्डर इसका मैट्रिक्स का, 3 × 4, वेरी गुड।
क्योंकि 3 रो हैं 4 कॉलम हैं। फिर सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हैं? जब ऑर्डर ही ये है तो ऑर्डर की ही तो मल्टीप्लाई होके आएगी, 3 × 4 12, इन्हीं की तो गुणा करनी है बस। ओके, थर्ड में क्या पूछ रहा है, राइट द एलिमेंट A13 A21 A31 A24 A23। अच्छा, ये एलिमेंट लिखने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि AIJ जो है ना वो किसको डिनोट करता है, स्मॉल में AIJ, ith तो रो और jth कॉलम में जो एलिमेंट है ना उसको कौन डिनोट करेगा, AIJ। जैसे कि अगर मैंने इन्होंने क्या पूछा है, A13 पूछा है ना, इसका मतलब फर्स्ट तो रो, पहले वन ना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, क्योंकि जे की वैल्यू 3 है। तो अब मैट्रिक्स में जाके देखना है, फर्स्ट तो रो और कॉलम थर्ड, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड ये थर्ड, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो कितना किसके इक्वल हो गया, ये 19। समझ में आ गया, यानी कि AIJ किसको डिनोट करेगा, ith रो jth कॉलम को। एक दो और करते हैं तुम्हें और समझ में आ जाए, A21 इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट कॉलम। हाँ, तो बता इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ पे बनेगा, सेकंड रो कौन सी है, ये वाली, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो कहाँ पे काट रहे हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम एक किस्म से, यहाँ पे। तो क्या आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, अब जैसे नेक्स्ट पूछूंगा वो तूने बताना, A33 इसका मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। बता थर्ड रो कौन सी है और थर्ड कॉलम देख, हाँ रो है, तो फिर एलिमेंट कौन सा बना, A33। हाँ बस, तो ठीक है। फिर एक और पूछा है, जैसे A24 बताना है, A24 सेकंड तो रो फोर्थ कॉलम, क्या बनेगा, हाँ बस। तो फिर उसके बाद A23 सेकंड तो रो थर्ड कॉलम, तो बस ये समझ में आया ना। यानी कि जो मैट्रिक्स एक्चुअल में लिखी जाती है ना वो इसी फॉर्म की होती है। यहाँ पे A11 यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट आता है, A12 पहली ही रो चल रही है ये, लेकिन एलिमेंट सॉरी कॉलम सेकंड आ गया। फिर A13 पहली ही रो थर्ड कॉलम, अगर और भी हैं तो A14, ऐसे चलते जाएंगे जितने भी एलिमेंट हों। और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे A11 पहली रो पहला कॉलम था, तो यहाँ पे कॉलम तो पहला ही रहेगा, यानी कि सेकंड वाला तो 1 ही रहेगा, रो सेकंड आ जाएगी A21, फिर A22, यानी कि अब सेकंड रो चल पड़ी A23 A24, इस तरीके से A31 A32 A33 A34, और भी होते तो वो भी लिख देता, A41 A42 A43 A44। ठीक है, समझ में आई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, ए मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट हैं। ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। तो पूछा क्या है फिर, देन व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इट है। तो पूछ रहा है कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। समझ में आई बात, मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट हैं और वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इट। समझ में आया,
किसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। अब सोच इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। ओके, अगर मान लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है, ए का m क्रॉस n है ना। मान लें अगर m क्रॉस n है तो फिर जो mn है वो किसके इक्वल आएगा, 24 के। तो यानी कि इसका ऑर्डर ऐसा हमें लेना पड़ेगा कि m और n की मल्टीप्लाई होके क्या आए, 24 आए, वही ऑर्डर इसका पॉसिबल होगा। तो मैं m और n को क्या ले सकता हूँ कि मल्टीप्लाई करके 24 आए, या तो 64 ओके, या 46 और कुछ, हाँ 83 38 और बताओ। हाँ 2 × 12 2 × 12 12 दूनी 24 सही है। इसका मतलब क्या है, 2 रो 12 कॉलम, इसका मतलब 12 रो 2 कॉलम, इसका मतलब 3 रो 8 कॉलम और 24 गुणा 1 या 1 गुणा 24 क्रॉस। तो इसका मतलब समझ रही है ना, 24 की 24 तो क्या है, इसमें रो हैं, कॉलम एक ही है, यानी कि ऐसे करके है पूरे के पूरे 24 एलिमेंट। तो ये इसके क्या है, पॉसिबल ऑर्डर। यानी कि किसी मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट दे देना तो उसके ऑर्डर हम देख सकते हैं ना कि क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये सारे इसके पॉसिबल ऑर्डर हैं। एक और इसमें 13 एलिमेंट और दे रखे हैं दूसरी बार में, ए में कह रखा है 13 एलिमेंट हैं। तो फिर इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, वट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर 13 एलिमेंट दे देता तो यानी कि एम एन क्या हो जाता, फिर 13 हो जाता। तो इस केस में पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे, हाँ 1 × 13 13 × 1 तो आना ही है, और कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, किसी के फैक्टर से मल्टीप्लाई होके तो आने से रहा। तो यही दो क्या हैं, पॉसिबल ऑर्डर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 तूने खुद करना है ना। एक तो दे रखा है एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट हैं, ठीक है। क्या पूछा है कि पॉसिबल ऑर्डर बताओ इसके क्या होंगे, और क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे अगर इसके पास सिर्फ 5 ही एलिमेंट हों। तो समझ में आया, कोई डाउट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और भी इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नुका कंस्ट्रक्ट करो एक 2 × 2 की मैट्रिक्स ए जिसकी एंट्री ऐसे हो AIJ हो, और जिसके जो एलिमेंट है ना किससे गिवन हो, ये जो नीचे डेफिनेशन। अच्छा, कितने क्रॉस कितने कंसीडर करनी है, 2 × 2 की। कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, 4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एलिमेंट लिखने बताए थे। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है, A1 1 पहली रो पहला कॉलम। यहाँ पे कौन आता है, A1 2 पहली रो दूसरा कॉलम। और आगे जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि 2 × 2 की लिखनी है। फिर यहाँ पे कौन आएगा, तो तुम्हें ना इनकी क्या करनी है, अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि A11 किसके इक्वल होगा, A12 किसके, A21 किसके, A22 के। वो कैसे निकालनी है, उसने उसके लिए फार्मूला दे रखा है। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या फार्मूला दिया, उसने बोला है कि AIJ ना इसके बराबर है I + J का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 के। तो हमें अब एक एक करके ये सारे निकाल लेने हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ A11 क्या आएगा मेरा, 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, ठीक है। A11 आ गया, फिर उसके बाद A12 निकाल लो, क्या आएगा, 9/2 ही रहेगा। फिर A21 निकाल लो, 2 + 1 का स्क्वायर, और A22 2 + 2
का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स थी हमारी ये क्या बन गई फिर? तो ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। ऐसे ही सेकंड केस में करना है। सेकंड केस में दूसरा फार्मूला डिफाइन कर रखा है आई बटे जे करके, और फिर नेक्स्ट है आई प्लस टू करना है, आई प्लस टू इंटू जे करना है और स्क्वायर करके 2 से भाग देना है। तो ऐसे करके हो जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। कंस्ट्रक्ट ए 3x4 की मैट्रिक्स। हमें क्या करना है? एक 3x4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो फिर 3x4 की है ना, तो कितने एलिमेंट आएंगे इसमें? 12 आएंगे, यानी कि AIJ ये आएगी यहाँ पे किस्म से 3x4 की। तो इसमें किस टाइप से मैं एलिमेंट लिखते जाऊँगा? मैं लिखवाना अच्छा वो भी लिखना है, क्योंकि 4 कॉलम है, ये है ना 3 रो। तो बस फिर A2 ये होगी 3x4 की। अब इन सब की वैल्यू निकाल लेना, फॉर्मूला दे ही रखा है। और मॉडुलस वाले में क्या होगा? जो भी अंदर कोई टर्म माइनस की बनेगी तो एक्चुअल में सोल्व होके वो प्लस की ही लिखनी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। मान लिया ये कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? एक्चुअल में जब पहला एलिमेंट तो पहले के इक्वल हो, सेकंड के, थर्ड के, ऐसे। यानी कि इधर का जो एलिमेंट AIJ है ना, और मान लिया इधर के एलिमेंट BIJ से मैंने डिनोट करे, तो AIJ इज इक्वल टू BIJ होना चाहिए फॉर ऑल I एंड J के लिए। अगर 2 मैट्रिक्स ने इक्वल होना है तो यानी कि A11 के इक्वल, A12 के इक्वल। ये तो 2x2 में बताया, 3x3 या कोई भी हो तो सारे सेम एलिमेंट सेम के इक्वल होने चाहिए। प्लस अगर ये प्रूफ करना हो कि 2 मैट्रिक्स इक्वल नहीं है तो एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ दो जो दोनों में मतलब कि सेम पोजीशन पे हो बट इक्वल ना हो, तो वो इक्वल नहीं आएंगी। तो हमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है? एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x5 और किसके इक्वल दे रखी है? YZ1, और नु कह रहा है कि किसकी वैल्यू निकालो? XYZ की। अब साफ पता चल रहा है x किसके इक्वल होना चाहिए था? x इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू, हाँ 3 इज इक्वल टू Z एंड 4 इज इक्वल टू Y, और 5 इक्वल टू 5 तो है ही। तो इसका मतलब XYZ की वैल्यू आ गई ना, 1, Z की 3, Y की 4, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट निकल गई। सेकंड पार्ट में हो सकता है तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े। क्या दे रखा है? x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड, और यहाँ पे एक XY है, किसके इक्वल है? 6258 ये है। अब यहाँ से क्या आया? फिर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई किसके इक्वल है? 2 तो 2 के इक्वल ही है, मत लिखो बेशक से। फिर 5 प्लस जेड किसके इक्वल है? 8 के। फिर एक्स वाई किसके इक्वल है? अच्छा 5 के, तो एक्स वाई, ठीक है। अब जैसे देख 5 प्लस जेड 5 के इक्वल है, यहाँ से जेड तो डायरेक्ट ही आ गया, क्या आएगा? 0। लेकिन x प्लस वाई 6 के बराबर है, एक्स वाई 8 के बराबर है। यहाँ से तो वैल्यू निकाल सकती है क्या x की और y की? ये 2 इक्वेशन बन गई एक किस्म से, ये भी है ना। x प्लस वाई की वैल्यू 6, एक्स वाई की वैल्यू 8। कैसे निकाल लेगी x और y की वैल्यू? अब दूसरे हम पुट कर देगी बस। x की वैल्यू जैसे यहाँ से निकालेगी, ऊपर वाले में से क्या आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस वाई,
तो x की जगह यहाँ पे रखेंगे ना, पुट इन सेकंड में, तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8, अंदर मल्टीप्लाई 6y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। तो बस अब 8 इधर ले जाना या उनको उधर ले जा, तो ये वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर वगैरह करेगी ना जब, तो ये y माइनस 4 और y माइनस 2 बनेंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिए। तो y की वैल्यू 4 आएगी या फिर 2 आएगी, 2 वैल्यू आएंगी। तो y जब 4 होगा तो x क्या हो जाएगा उस टाइम पे, 2 हो जाएगा, और जब y 2 होगा तो x क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया ना। तो ये दो वैल्यू आएंगी x y z की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट भी ट्राई करना है इक्वलिटी पुट करके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी सोचना है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वल पुट करके इक्वेशन ही सोल्व करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है, कर लेगी ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, क्या कह रहा है, ई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती हैं, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एम इज इक्वल टू एन होना चाहिए, तो सी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू इक्वल। कह रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या ले हम कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल आ जाएं, और ऑप्शन में दे रखे हैं कि एक्स ये ले लो, वाई ये ले लो, ए बी सी डी 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो तुम क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करके देखना, अगर पुट के होने के बाद इस मैट्रिक्स के एग्जैक्टली इक्वल आ जाएं ये दोनों, तो फिर ये इक्वल हैं, अगर ना आए तो फिर कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है, लुक एट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ये पूछ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेंगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, जिसकी एंट्री या तो 0 हो या 1 हो। कहने का मतलब हर एक एलिमेंट या तो 0 है या 1 है। 3 क्रॉस 3 को भूल जा, मान लिया मुझे एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ही बनानी है, 1 क्रॉस 1 की, इसका मतलब एक ही रो एक ही एलिमेंट, यानी कि A11 एक ही एलिमेंट आएगा। ये पता क्या कह रहा है ये क्वेश्चन वाला, ये कह रहा है कि जो A11 है ना, वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, कोई डाउट। तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती है 1 क्रॉस 1 की, जिसकी एंट्री या तो 0 हो या 1 हो। तो देख, एक तो ये बन सकती है, जस्ट मैं 0 लिख दूँ, एक ये बन सकती है जस्ट मैं, तो कितनी बनी, 2 ही तो बनी ना, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी लिखने की, 2, तो 2 ही तो मैट्रिक्स बन सकती हैं। अगर मान लिया ये कहता कि एक ना मैट्रिक्स लिखो, ये A11 A12, जस्ट ये सोच ले 1 क्रॉस 2 की, और अभी भी पॉसिबिलिटी क्या है एंट्रीज की, या तो 0 होंगी या 1 होंगी। तो अब कौन कौन सी मैट्रिक्स बन सकती हैं, एक तो 0 0 बन सकती है ना, एक 1 1 बन सकती है, एक 1 0 बन सकती है, आपको मानेगा। तो 4 पॉसिबिलिटी होगी एक्चुअल में, है ना। तो ध्यान से देखा जाए, इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, इसकी इस एलिमेंट की जगह या तो 0 आएगा या 1, 2। इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 2। तो एक्चुअल में टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 4। तो उतनी ही मैट्रिक्स 4 बनी। जैसे और समझने के लिए इसको थोड़ा और अगर मैं बढ़ा दूँ, A11 A12 A13, इसको 4 को एक किस्म से ऐसा सोच सकते हैं ना, 2 की पावर 2। अब इसकी भी एंट्री या तो 0 है या 1 है। अब ये देखते हैं ये कितनी बनेंगी, बोल क्या बन सकते हैं, 0 0 0, एक तो एक 1 1 1, यानी कि सारे 0 या सारे 1। फिर ले लेते, मान लिया एक 1 है और 2 0 हैं, ठीक है, एक ही 1 रखना, तो 0 1 0 भी एक पॉसिबिलिटी है, और एक
0 0 1 भी एक पॉसिबिलिटी, जिसमें एक बार ही 1 था। फिर वो ले लेते हैं जिसमें 2 बार ही 1 है, ठीक है। तो फिर क्या बनेगी 1 1 0 1 0 1 0 1, और तो कोई बन नहीं सकती। यानी कि वो सारी आ गई जिसमें एक भी 1 नहीं था, वो सारी आ गई जिसमें एक बार 1 है, वो आ गई जिसमें 2 बार 1 है, तीनों बार 1 है। तो कितनी बनी टोटल? 8। 8 एक्चुअली पता है क्यों बनी? इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी थी? 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, तो यानी एक्चुअल में 2 की पावर 3 बननी है, ये टोटल पॉसिबिलिटी। समझ में आई ना? अगर पॉसिबिलिटी जी इससे ज़्यादा होती 0 1 और ये क्या देता 2 भी है, तो फिर एक्चुअल में ये 3 की पावर 3 जितनी बनती, समझ में आई? क्योंकि एक के लिए 3 जगह होनी थी, तो वो 3 नई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करवा देगा। तो जैसे हमारे वाले केस में, यानी कि एक्चुअल में जितने मैट्रिक्स में एलिमेंट है ना, 2 की पावर में वही चला जाएगा, उतनी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हमारे केस में मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। तो कितने एलिमेंट होंगे? 9। तो 9 के 9 एलिमेंटों के लिए हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो 0 या 1, या तो 0 या 1। तो एक्चुअल में कितने टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं? 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 किसके इक्वल होगा? 512 होता है 2 की पावर 9। नो मल्टीप्लाई कर करके देखेगी ना, 4 फिर 8 16 64, ठीक है। तो समझ में आया ना? तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, मुश्किल भी नहीं है ये तो। और कोई क्वेश्चन बच गया क्या? नहीं। तो कल हम देखेंगे कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ना कैसे है। एक्चुअल में वो बड़ा आसान है, जैसे कि इन्होंने दिखा भी रखा है। ये 2 मैट्रिक्स दे दी, तो पहले में पहला एलिमेंट जुड़ेगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। तो एक्चुअल में नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ खास है भी नहीं, फिर भी चलो कल कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी सारी एग्जाम्पल है, ये सिखाएगा कि मल्टीप्लाई कैसे करना है और जोड़ना कैसे मैट्रिक्स को। 1-2 क्वेश्चन करवाते ही आ जाएंगे समझ में, ठीक है। तो कल करते हैं बात।